तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर सेशन को ऑफ द हिंदू न्यूज़पेपर एंड इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर। देखो, न्यूज़पेपर को खोलते ही कुछ बहुत बड़ी बातें हमें देखने को मिलती है, जैसे कि सबसे पहला, इंटरेस्ट रेट को लेके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिटेन स्टेटस को ओपन्स डोर फॉर कट। अब अगर एक कोई यूपीएससी का सीरियस एस्पिरेंट है तो मुझे उसको ये तो बताने की बिल्कुल ज़रूरत है ही नहीं कि ये टॉपिक न्यूज़ में अपीयर क्यों हुआ है। मल्टीपल टाइम्स आपको मल्टीपल वीडियोस में मैं आपको ये चीज़ समझा चुका हूं कि किस तरीके से फेडरल रिजर्व डेट इज सेंट्रल बैंक ऑफ यूएस ने अपने रेट्स को किया कट। एंड वी हैव सीन इन द पास्ट, वी विल सी इन द फ्यूचर ऑल्सो कि हमारी जो सेंट्रल बैंक डेट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इट फॉलोज द फेडरल रिजर्व पॉलिसी रेट कट इन नियर फ्यूचर, क्योंकि अभी उन्होंने नहीं किया है। अब यहां पे मुद्दा ये आता है, मैंने आप लोगों के साथ एक यूट्यूब शॉर्ट में आई थिंक शेयर किया था ये व्यू पॉइंट, कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ऐसा क्यों करना पड़ता है कि जब भी वो अपने पॉलिसी डिसीजंस को, पॉलिसी स्टांस को चेंज करते हैं, हमें भी अपने पॉलिसी स्टांस को चेंज करना पड़ता है। देयर इज अ वेरी बिग रीजन बिहाइंड इट, और वो ये है कि या तो हमारे देश में पैसा बहुत ज़्यादा आने लग जाए या हमारे देश से बहुत ज़्यादा पैसा चले जाने लगे। ये दोनों ही कंडीशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को मंजूर नहीं है। एंड दैट्स वाई दे हैव टू चेंज द पॉलिसी स्टांस। अगर फेडरल रिजर्व अपने पॉलिसी स्टांस में चेंज करती है तो क्योंकि उसके चेंज करने से ऐसी चीज़ें होती हैं, या तो पैसा बहुत ज़्यादा इंडियन मार्केट में आने लग जाता है या बहुत ज़्यादा पैसा भारतीय मार्केट से जाने लग जाता है। अब यहाँ पे क्योंकि फेडरल रिजर्व ने अपने रेट को कट किया तो माना जा रहा था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी अपने रेट को कट करेगी, बट फॉर अ टाइम बिंग उन्हें ऐसा नहीं लगा कि मार्केट में बहुत ज़्यादा अस्थिरता आ रही है, इसलिए उन्होंने स्टेटस को मेंटेन किया। इसका मतलब होता है यथास्थिति को मेंटेन रखना, कोई भी चेंज अभी तक नहीं किया गया है। बट अब जैसे ही एक सीरियस स्टूडेंट इस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ता है, उसे कुछ चीज़ें समझ में आनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे जैसे ही बात उसने पढ़ी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होल्ड रेट क्या है, वो हमें मतलब नहीं रेट, शिफ्ट स्टांस टू न्यूट्रल, इसका क्या मतलब है। और उन्होंने ये भी बोला है कि हम फ्यूचर में देखेंगे कि मार्केट में किस तरीके की वोलेटिलिटी आ रही है, फिर हम अपने स्टांस को चेंज करेंगे। अब यहाँ पे एक स्टूडेंट को ये चीज़ समझ में आनी चाहिए, अगर उससे यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है राइट अबाउट द टाइप्स ऑफ आरबीआई's पॉलिसी स्टैंस और उसके पीछे का कारण एंड द रीजन बिहाइंड इट, तो क्या एक स्टूडेंट हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी, डॉविश मॉनेटरी पॉलिसी, अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी और इन मॉनेटरी पॉलिसीज को कब अपनाया जाता है, क्या इसके बारे में स्पेसिफिकली मेंशन कर सकता है? बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था ये। अब अगर आप इस क्वेश्चन को आंसर नहीं कर पाए, डेट मीन यू हैव नॉट येट कमांडेड ऑन इंडियन इकोनॉमी, जो कि आपको करनी पड़ेगी। तभी जाके आप ऐसी चीज़ों से फ्रूटफुल रिजल्ट को निकाल पाओगे और यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से चीज़ को सोच पाओगे। अब बट ऑब्वियसली बात है कि अगर रेट की हम लोग बात कर रहे हैं तो यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मेंशन तो होना नेसेसरी था, क्योंकि यही हमारे पॉलिसी रेट को तय करती है, राइट। फिर इसके पीछे की पिक्चर शुरू हो जाएगी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या होती है, इसमें कितने गवर्नमेंट के मेंबर्स होते हैं, कितने आरबीआई के मेंबर्स होते हैं, कास्टिंग वोट किसके पास होता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो ऑब्जेक्टिव है इन्फ्लेशन रेट टारगेटिंग का, वो उसे किसके द्वारा दिया जाता है, वो खुद लेती है या गवर्नमेंट लेती है। ये सारी चीज़ें तो एक स्टूडेंट के दिमाग में तुरंत करंट जैसे दौड़ना चाहिए, जैसे ही वो न्यूज़ देखता है डेली बेसिस पे, ठीक है। बस अब यहाँ पे जब वो पढ़ेगा आर्टिकल में तो उसे समझ में आ जाएगा कि कोई पढ़ने वाली बात है ही नहीं, क्योंकि मैं सारी चीज़ों को पहले से ही पढ़ चुका हूँ। हाँ, अब यहाँ पे जैसे मेरी नज़र गई यहाँ पे डिस इन्फ्लेशनरी इम्पल्सेस, जैसे ही आपके सामने ऐसा कोई भी इंडियन इकोनॉमी का कीवर्ड आता है, मैं अपने हर स्टूडेंट को ये कहता हूं कि डेली बेसिस पे जब तक आप कमांड ना कर लो इंडियन इकोनॉमी पे, आपको इसके आगे और पीछे की चीजें पढ़नी चाहिए। जैसे अब डिसइन्फ्लेशन लिखा है, तो इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन और डिसइन्फ्लेशन, इसमें क्या डिफरेंस होता है स्पेसिफिकली आपको ये पता होना चाहिए। और यहाँ पे डिसइन्फ्लेशनरी इंपल्सेस का मतलब क्या है आपको वो पता होना चाहिए, और वो पता कब होगा, जब आपको इन की टर्म्स में डिफरेंस पता होगा, ठीक है। तो अभी के अभी इन सारी चीज़ों को जाके आप पढ़ोगे, ऐसा मैं अपने स्टूडेंट से तो एक्सपेक्ट करता हूं। और पढ़ना कहाँ पे जाके, देखो हम लोगों ने जब मॉनेटरी पॉलिसी को पढ़ा था तब वहां पे मैंने आपको बताया था फाइटिंग डिफ्लेशन, फाइटिंग इन्फ्लेशन। डिफ्लेशन मतलब कि कौन सी पॉलिसी, डॉविश मॉनेटरी पॉलिसी, एंड टू फाइट विद द इन्फ्लेशन विच मॉनेटरी पॉलिसी, हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी। समझ गए? तो ये डॉविश और हॉकिश वहां से निकला था, अकोमोडेटिव, न्यूट्रल। इस तरीके से आपको डेली बेसिस पे चीजों को पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको एग्जाम में सिर्फ
एक रैंक नहीं निकालनी है बल्कि टॉप करना है, तो रेस्ट इट्स अप टू यू। इसके बाद में अब क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं इसी चीज को एक्सटेंड कर देता हूं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एनहेंसेस ट्रांजेक्शन लिमिट ऑन यूपीआई 123 यूपीआई लाइट। बहुत से एस्पिरेंट्स इस चीज को बहुत ही लाइटली लेते हैं कि अरे लाइट ही तो है, क्या पढ़ना। देखो यूपीएससी जब आपसे क्वेश्चन पूछती है ना तो बड़े इजी से क्वेश्चन भी टफ बन जाते हैं। अब अगर आपसे मान लो यूपीएससी क्वेश्चन पूछ ले द डिफरेंस बिटवीन यूपीआई 123 एंड यूपीआई लाइट, ये बहुत ही व्हाट शुड आई से गेम चेंजिंग इनिशिएटिव्स हैं यूपीआई 123 और यूपीआई लाइट। और अगर आपको इनके बारे में नहीं पता तो आपको पता करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या लिखा है, यहां पे लिखा है टू एनकरेज वाइडर अडॉप्शन ऑफ यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। आप में से कौन नहीं जानता कि यूपीआई आज पूरे विदेशों में अलग अलग देश इसको अपना रहे हैं। और अगर इससे जुड़ी हुई कोई चीज है, इसका मतलब फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से जुड़ी हुई कोई चीज है, इसका मतलब क्या है कि डिजिटल ट्रांजेक्शंस की तरफ, फाइनेंशियल इंक्लूजन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। तो ये सारे टॉपिक इस पर्टिकुलर टॉपिक से लिंक्ड है, जिन्हें आप मेंस के आंसर में भी यूज कर सकते हो व्हेन यू आर राइटिंग अबाउट द फाइनेंशियल इंक्लूजन। इट्स नॉट अबाउट ओनली जनधन आधार योजना, ठीक है। इट्स नॉट ओनली अबाउट द मुद्रा योजना, इट्स नॉट अबाउट ओपनिंग द बैंक अकाउंट्स। ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं, तो इनको भी आप एग्जाम्पल के तौर पे यूज कर सकते हो। हाँ, अब देखो एक एस्पिरेंट की तैयारी कैसी होती है। जब वो इस छोटे से आर्टिकल को पढ़ेगा तो उसे पता है कौन कौन सी चीजें दिखेंगी। एक तो ये दिखेगा कि कितने पैसे की लिमिट कर दी है, ठीक है। लिमिट याद रही तो ठीक, वरना कोई बात नहीं। कॉन्सेप्ट याद रहना चाहिए कि यूपीआई लाइट और यूपीआई 123 में डिफरेंस क्या है, पहला पॉइंट। दूसरा, जब वो इस आर्टिकल को पढ़ेगा तो उसे दिखेगा कि अरे बाप रे, यहाँ पे आरटीजीएस मतलब रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट और एनईएफटी दैट इज नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, इसकी बात की गई है। तो ये जो दोनों चीजें हैं और यूपीआई का जो आईएमपीएस सिस्टम है, इमीडिएट पेमेंट ट्रांसफर सिस्टम, इनमें क्या कोई डिफरेंस है, अब वो इसको जाके पढ़ेगा। जब तक आप इस डिफरेंशिएशन फॉर्मेट में चीजों को नहीं पढ़ते हो, जब तक आप एग्जाम में बैठ के अगर आपके सामने क्वेश्चन आया डिफरेंस का, आप घबरा जाओगे, आपका दिमाग घूम जाएगा कि यार मैंने पढ़ा तो था मगर कंपेयर कर करके नहीं पढ़ा था कि इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है, और फिर तीनों को एक साथ कंपेयर करके पढ़ो। अब मैं बताता हूं कैसे पढ़ना है। और आप लोगों को याद होगा कि पढ़ाते हुए मैंने आपको इसीलिए बताया था कि इस मैच द कॉलम को मैं इसलिए छोड़ रहा हूं ताकि आप इसको फिल करो और जीवन भर आपको ये चीज याद रहे, और ये बार बार चेंज होती रहती है। जैसे देखो अभी चेंज हो गया है ना। अब देखो यहां पे हमने देखा था कि एनपीसीआई के द्वारा जो इमीडिएट पेमेंट ट्रांसफर है वो सिस्टम आईएमपीएस कहलाता है। आरबीआई का जो सेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम है वो आरटीजीएस और एनईएफटी कहलाता है, पहली चीज। अब जैसे ये दोनों ही सिस्टम क्या 24/7 के लिए अवेलेबल है? जवाब है हाँ। टारगेटेड कस्टमर इसमें कौन होते हैं अगर हम देखें तो आरटीजीएस के लिए हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन, एनपीसीआई का आईएमपीएस और एनईएफटी के लिए ऑर्डिनरी रिटेल कस्टमर, ठीक है। फिर आपसे जो यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है वो क्या पूछती है, जैसे आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस में वो ये पूछेंगे कि इसमें ये जो फैसिलिटी है ये कौन कौन प्रोवाइड करवा सकता है। बैंक आरटीजीएस एनईएफटी दे सकती है क्या? बट ऑब्वियसली हाँ दे सकती है। समझो बात को, ऐसे क्वेश्चन वो आपसे पूछते हैं। जैसे अमेजन पे, जैसे फोन पे। अब देखो यूज हर कोई कर रहा है, बट आपको ये चीज खुद से एनालाइज करनी चाहिए, फाइंड आउट करनी चाहिए। ये आपको कोई भी किताब में कोई बताएगा नहीं, मगर मेरे हर स्टूडेंट को ये चीज आती है क्योंकि मैं ऑलरेडी उन्हें पहले से क्वेश्चन दे चुका हूं कि इसको फाइंड आउट करो और इसे लिखो अपने नोट्स में। तो आई होप सो आपने सबने प्रिंट आउट निकलवा लिए होंगे और इसको फिल भी कर लिया होगा अभी तक, ठीक है। उसके बाद में जैसे ये बात कर रहा है यूपीआई 123 पे के बारे में। अब जो क्वेश्चन आएगा ना यूपीआई 123 का, वो आएगा यूएसएसडी के बारे में, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी इस पे बेस्ड है। इसका क्या मतलब होता है वो ये पूछेंगे। वो ये पूछ चुके हैं इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स के बारे में, आईवीआर, ये इससे रिलेटेड है। आप बात समझ रहे हो? इसका क्या सिग्निफिकेंस है? इसका ये सिग्निफिकेंस है कि इट कैन वर्क विदाउट इंटरनेट। कितनी रिवॉल्यूशनाइजिंग टेक्नोलॉजी है, इसलिए पूछेंगे। फिर जैसे यूपीआई लाइट, अब ये क्या है? ये रियल टाइम स्मॉल वैल्यू पेमेंट ट्रांजैक्शंस के लिए लाया गया था। अगेन इंटरनेट कनेक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। ये चीजें आपको ऐसे ही पढ़ना पड़ेंगी कंपेयर कर करके, ठीक है। खैर, तो मैं आपको सिर्फ समझाना चाह रहा था कि कैसे एक सीरियस एस्पिरेंट इस पर्टिकुलर टॉपिक से, आर्टिकल से कितनी सारी चीजों को कनेक्ट करके पढ़ सकता है और उसे पढ़ना चाहिए, ठीक है। खैर, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो भी बहुत आसान सा है, मल्टीपल टाइम न्यूज़पेपर में अपीयर हो चुका है। यूरोपियन यूनियन का
कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। हम सब जानते हैं कि हम हमारी स्टील को प्रोड्यूस करने में, जिसे क्रूड स्टील भी आप के भी नाम से आप जान सकते हो, उसमें हम बहुत ज़्यादा कार्बन को एमिट करते हैं। और अगर अब हम कार्बन को बहुत ज़्यादा एमिट करते हैं तो हम ये जानते हैं कि इस कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के अंतर्गत यूरोपियन यूनियन जो है, उसके जो डोमेस्टिक प्लेयर हैं जो स्टील को इंपोर्ट करते थे भारत से, उस पे यूरोप अब प्रतिबंध लगाने जा रहा है कि अगर आप ऐसे देश से स्टील को इंपोर्ट करते हो जो बहुत ज़्यादा कार्बन को एमिट कर रहा है, क्योंकि हम पर्यावरण की चिंता करते हैं, तो आपको हम टैक्स लगा देंगे एक तरीके का। समझ रहे हो? तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट एक बहुत ही रिवोल्यूशनराइजिंग कॉन्सेप्ट है और इसके बारे में यूपीएससी जरूर जरूर आपसे पूछेगा। अब हमने इसको कहां पे पढ़ा है? तो हमने इसको पढ़ा था जब हम कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज को पढ़ रहे थे। देखो, आपको इतिहास में जाके जितनी भी इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के इंपॉर्टेंट प्रोविजंस बोल लो या उसमें जो डिसीजंस लिए गए वो बोल लो, वो सारे जाके आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। ठीक है? जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने यहां से शुरुआत की थी हमारी कहानी 21 से, राइट? सीओपी 21, इसमें क्या चीजें हुई, सारी चीजें हमने इंपॉर्टेंट पढ़ी हुई हैं। ठीक है, ये आपके सामने। यहीं पे आखिरी में हमने सीओपी 27 पढ़ते हुए पढ़ा था कि कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, जिसे ग्रीन प्रोटेक्शनिज्म के नाम से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा यूपीएससी में, वहां पे बताया था मैंने आपको इस डायग्राम के थ्रू कि कैसे यूरोपियन यूनियन ने प्रपोज किया है कि कार्बन क्रेडिट लेना पड़ेगा वहां के डोमेस्टिक प्लेयर को जो इंपोर्ट कर रहा है स्टील को भारत से। इस पे भारतीय सरकार ये कहती है कि ये जो चीज है ग्रीन प्रोटेक्शनिज्म के नाम पे एक गलत तरीके से इंपोर्ट पे प्रतिबंध लगाने का काम यूरोपियन यूनियन कर रहा है। ठीक है? अब बहुत से स्टूडेंट्स को ये लग सकता है कि ये जो डायग्राम है ये सिर्फ मस्ती मजाक के लिए बनाया गया है। ऑफ कोर्स वो तो है ही ऑब्जेक्टिव, बट इसके पीछे का ऑब्जेक्टिव ये भी है। अब आप सोच के देखो कि अगर कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म का क्वेश्चन यूपीएससी आपसे पूछता है, एक वो एस्पिरेंट जो आम सी थ्योरी में अपनी बातें लिखता है, वो तो सभी लिखेंगे, हम भी लिखेंगे, बट एक वो एस्पिरेंट जो इस तरीके का एक माइंड मैप ड्रॉ करके आता है। आप सोच के देखो कि यहां पे गवर्नमेंट बना के आता है, ऑफ कोर्स मोदी जी की शक्ल नहीं बनानी है वहां पे आपको लिखना है इंडियन गवर्नमेंट, वहां पे आपको लिखना है इंडियन एक्सपोर्टर, वहां पे आपको लिखना है यूरोपियन यूनियन का इंपोर्टर। आप समझ रहे हो? इमेजिन करके देखो स्पेस में अगर आप एक ऐसा डायग्राम बना के आते हो और इसके थ्रू आप समझा के आते हो कि कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म क्या है, और इसके ऊपर फिर आप चीजों को लिखते हो कि ये जो यूरोपियन यूनियन कर रहा है इट्स अ काइंड ऑफ इंपोर्ट बैन या टैक्स ऑन इंपोर्ट, इस तरीके से, या ट्रेड बैरियर या नॉन टैरिफ बैरियर जो हम पढ़ते हैं, ये एक तरीके का टैरिफ बैरियर लगा रहे हैं वो। समझ रहे हो? अगर कोई एक एस्पिरेंट इस तरीके से इस चीज को कनेक्ट करके आता है तो आप ये खुद सोचो कि नंबर किसको ज्यादा मिलेंगे। समझ रहे हो? तो ये चीजें आपको पहले से सीख के जाना पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि आपने आज तक कभी कोई डायग्राम ड्रॉ नहीं किया और एग्जाम में बैठे बैठे आपको ब्रह्म बुद्धि आ जाएगी और आप सब चीजें वहां ड्रॉ करके आ जाओगे। ऐसा नहीं होगा। यू हैव टू प्रैक्टिस इज बिफोर एंड इफ यू वॉन्ट टू ड्रॉ दिस डायग्राम और द डायग्राम पर्टिकुलर टू दिस टाइप, यू हैव टू प्रैक्टिस इट बिफोर हैंड। समझ रहे हो? तो ये चीजें आप करो। इसके बाद में अगर मैं एक डिफेंस का टॉपिक उठाऊं, जैसे यहाँ पे सीसीएस लिखा है, यहाँ पे MQ9 भी लिखा है, मल्टीपल टाइम हम लोग इसको 8-10 महीने पहले भी पढ़ चुके हैं। कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी लिखा होगा, नीचे सीसीएस का फुल फॉर्म होता है। क्यों इंपॉर्टेंट है? सीधे प्रधानमंत्री हेड करते हैं। अब देखो, मल्टीपल टाइम मैं आपसे ऐसी संस्थाओं के बारे में पूछ चुका हूँ, 6 से 7 संस्थाएं तो मेरे हर स्टूडेंट को रटी रहती है कि ऐसी कौन कौन सी कमिटीज हैं जो जिसको सीधे प्रधानमंत्री हेड करते हैं। ठीक है, पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज MQ9B। अब MQ9B के बारे में हर स्टूडेंट को पता होना चाहिए। न जाने कितने आर्टिकल हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं। और आपकी याददाश्त के लिए बता दूं, यहां पे देखो हमने पढ़ा था MQ9B, दिख रहा है, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, जो एपेक्स बॉडी है रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लियरिंग ऑल कैपिटल एक्विजिशन फॉर इंडियन आर्म फोर्सेस, इसने इसको मंजूरी दी थी। ये एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, ऐसे काम करता है। ठीक है? इसके बाद में इसकी कुछ कैपेबिलिटीज जो आपसे पूछी जाएंगी, है ना, और किस किस के काम आ सकता है, इसका यूसेज, इस तरीके के क्वेश्चन। अब देखो बहुत ध्यान से, मैं आपको बार बार ये कहता हूं कि किसी भी चीज को अगर आप पढ़ रहे हो तो हमेशा ये कोशिश करो कि उस चीज को कम से कम 5 से 7 जगह आप यूज कर पाओ और उसकी प्रैक्टिस करो। अब जैसे ये जो पर्टिकुलर चीज है, ये हम हाईटेक अमेरिकन ड्रोन को ला रहे हैं अपनी इंडियन फोर्सेस के लिए। ठीक है, इसका मतलब ये जो टॉपिक है वो ड्रोन में लिखा जा सकता है क्या? जवाब है हाँ। तो जब आप ड्रोन के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे या तो यूपीएससी मेंस में या प्री में, तो इस चीज को ध्यान रखना। और ये चीजें मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, है ना,
मैं कोई भी अपनी चीज मन से नहीं बोलता हूं, इट इज होनली बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखो ड्रोन्स में मैंने आपको एक मेंस आंसर राइटिंग का सेशन कंडक्ट करवाया था सिक्योरिटी मॉड्यूल में अंडर करंट अफेयर्स कोर्स, आपको याद होगा, है ना। मैंने आपको बताया था ड्रोन पे क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आया, ठीक है। मैं फिर बता रहा हूं, यहां पे जो ड्रोन के रूल्स हैं बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, इस पे एक क्वेश्चन है। साथ ही मैंने जो आपको यहां पे क्वेश्चन दिया है, द यूज ऑफ अनमैन्ड एरियल व्हीकल, ये पहले से दिया हुआ है क्योंकि पता है ये क्वेश्चन आपको इन नियर फ्यूचर मेंस में मिलने ही वाला है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स पे, ठीक है। बाय आर एडवर्सरीज अक्रॉस द बॉर्डर, अब ये दूसरे रिस्पेक्ट में लिखा हुआ था मैंने कि जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल हमारे अपोनेंट मतलब कि पाकिस्तान चाइना यूज कर रहा है, क्या ये सिक्योरिटी थ्रेट है या सीरियस थ्रेट है इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, इस पे कमेंट करो और क्या मेजर्स हम ले रहे हैं। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप क्या करोगे, तो आप ड्रोन्स के बारे में लिखोगे जो भी नॉलेज आपके पास है। ड्रोन की नॉलेज देने के बाद में आप इस MQ9B का भी तो यूज करोगे, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस चाहिए आपको कि कहां कहां पे मैं इस टॉपिक को यूज करूंगा, मतलब सिक्योरिटी के टॉपिक में यूज करूंगा, ड्रोन पे आएगा क्वेश्चन तो यूज करूंगा, दूसरा टॉपिक क्योंकि ये हम अमेरिका से ले रहे हैं, मतलब इंडिया अमेरिका रिलेशनशिप, तो जब भी यूएस और इंडिया की रिलेशनशिप का क्वेश्चन आएगा वहां भी मैं सिक्योरिटी में इसका यूज करूंगा एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। तो ये तरीका होता है पढ़ने का कि आज से प्रैक्टिस करो कि इसे कहां पे यूज करूंगा। पढ़ तो सब रहे हैं, हम भी पढ़ रहे हैं, हमने भी पढ़ा है, बट इसे यूज कहां कहां किया जाएगा ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जैसे नेक्स्ट टॉपिक अगर आपको दिखेगा तो देखो यहां पे MG नरेगा के बारे में बात चल रही है। हाई कोर्ट ने क्या बोला, वेस्ट बंगाल ने क्यों पैसा रोका हुआ है, इससे हमको मतलब नहीं है। हमको मतलब है MG नरेगा से, क्या ये एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, जवाब है हाँ। क्या इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, जवाब है हाँ। क्या इससे मिनिमम वेज पे की जाती है, जवाब है हाँ। अब मुद्दा देखो क्या है, आपसे यूपीएससी मेंस 2024 में एक क्वेश्चन पूछा गया था सोशल सर्विस के लिए। वहां पे अगर एक स्टूडेंट को MG नरेगा के बारे में ये पता होता कि हम लोग कितना एक्सपेंडिचर करते हैं, तो क्या वो उसे एग्जाम्पल के तौर पे वहां पे यूज करके आता, जवाब है हाँ, मेरे बहुत से स्टूडेंट्स करके आए। तो आपको यहां पे क्या करना है, आपको यहां पे MG नरेगा जो कि फ्लैगशिप स्कीम है सरकार की, उस पर कमांड करके जाना है, जाना ही पड़ेगा, और वो भी एग्जाम के पहले। तो हमने इसको कैसे पढ़ा है, तो देखो अब अगर यूपीएससी मेंस 2024 में कोई स्टूडेंट बैठा होता इस टॉपिक को पढ़ के, ये इंडियन इकोनॉमी का कोर ऑफ द कोर टॉपिक है, तो वो वहां पे किन चीजों को लिखता, वो वहां पे लिख सकता था कि इसमें गारंटी किया जाता है 100 डेज ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट टू एवरी रूरल हाउस होल्ड, साथ ही इसमें एटलीस्ट 1/3 बेनिफिशियरी शेल बी वुमेन, एटलीस्ट अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस इफ वर्क नॉट प्रोवाइडेड विद इन 15 डेज। ये हमारे सोशल सर्विस स्कीम के कमिटमेंट को दर्शाता है, ठीक है। तो आप इसका एग्जाम्पल भी मेंशन करके आ सकते थे। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि अगर आप किसी एक चीज को पढ़ते हो तो वो कैसे मल्टीपल जगह काम आती है। अब जैसे सोशल ऑडिट, इसका क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है यूपीएससी मेंस में, ये टॉपिक है आपका मेंस का। जब सोशल ऑडिट की बात चलती है तो MG नरेगा में सोशल ऑडिट कौन करता है, ग्राम सभा। तो सोशल ऑडिट का टॉपिक जब लिखोगे तो भी आप MG नरेगा को लिख सकते हो, MG नरेगा के बारे में लिख रहे हो तो सोशल ऑडिट के बारे में लिख सकते हो। ये इंटरकनेक्शन आपको सीखना ही पड़ेगा कि पढ़ना कम है और रायता ज्यादा फैलाना है, ठीक है। एक चीज को मल्टीपल जगह आपको यूज करना है। अब जैसे मान लो कि पंचायती राज सिस्टम में रूरल लोकल बॉडीज के बारे में कोई क्वेश्चन आया, उनके रोल के बारे में बताओ। ये देखो ये मिल गया रोल कि ग्राम सभा सोशल ऑडिट करती है, ये देखो यहाँ पे ग्राम पंचायत का रोल लिखा हुआ है। यही तो आपको मेंशन करना है वहां पे, और क्या करना है, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। देखो नेक्स्ट टॉपिक जो है ना वो तो बहुत ही आसान है, बहुत ज्यादा, और मैं आप सबको रिकमेंड करूंगा कि आप इसे खुद पढ़ना। इंडिया मटेरियल वर्ल्ड, इस टॉपिक को देखते ही समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे कंज्यूमरिज्म की बात चल रही है और वो मेंटल हेल्थ पे क्या इंपैक्ट डालता है ये सब हम जानते हैं। साथ ही यहाँ पे वर्क प्रेशर की बात चल रही है, जो 26 साल की एक लड़की ने वर्क प्रेशर में आके, जो कि एक मल्टीनेशनल फर्म में बिग 4 कंपनी में काम कर रही थी KPMG में, उसने अपनी जान दे दी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। तो यहां पे जो एस्पिरेशंस हैं और जो एक्सपेक्टेशन है वो कैसे अलाइन नहीं हो पा रही हैं, उसके बारे में बात की गई है। यहां पे बात की गई है कि कैसे आज हमारा जो सोशल बॉन्ड है वो वीक होता जा रहा है इस कंज्यूमरिज्म की फिलॉसफी के बढ़ते हुए कदम को देखते हुए। ऐसी कुछ बात कर रहा है पूरा आर्टिकल, ठीक है। अब यहां पे देखो कौन सा स्टूडेंट इस पर्टिकुलर टॉपिक को एक झटके में समझ जाएगा। ये कोई नया टॉपिक नहीं है, इसको हम बार बार पढ़ चुके हैं। कहां पे, जब हम कंज्यूमरिज्म के बारे में पढ़ रहे थे, याद है आपको।
टू बी कंटेंट विथ लाइफ इज डिफिकल्ट, टू बी कंटेंट विथ मच इज इम्पॉसिबल। यहां पे हमने एक बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल से देखा था अबाउट द आईफोन, राइट। कंज्यूमरिज्म का कोई भी क्वेश्चन हो, अगर आपको उसके स्टेक होल्डर पता है, जिसमें एक होता है कंज्यूमर, एक होता है ब्रांड मतलब कि कंपनी, एक होती है एडवर्टीजमेंट कंपनी, एक गवर्नमेंट और एक सोसाइटी, इसी के इर्द गिर्द पूरे आर्टिकल, पूरा क्वेश्चन आपका घूमता रहेगा, ठीक है। फिर मैंने आपको यह भी बताया था कि सोसाइटी और कंज्यूमरिज्म को लेके इसकी डोमेन, डिस्पैरिटी, ह्यूमैनिटी और एनवायरनमेंट के बेसिस पे आप इसका डिफरेंशिएशन अच्छे से पढ़ लो, और मैंने आपको पढ़ाया भी था। और यहां पे हमने बात की थी नीड्स और डिजायर्स के बीच में कैसे एक बैलेंस को बनाना है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब देखो मजे की बात, इसी पूरी चीज पे ये आर्टिकल बेस्ड है। ये आर्टिकल क्या बोल रहा है, देखो, कम्युनिटी के कलेक्टिव एक्शन की बात कर रहा है, ठीक है। ये कंज्यूमरिज्म की बात कर रहा है, ठीक है। ये सोशल बॉन्ड्स की बात कर रहा है, ठीक है। फिर यहां पे ये देखो, ये स्ट्रेस और सोशल कंपैरिजन की बात कर रहा है। बस यही तो हमने सारी चीजें पढ़ी हैं, ठीक है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, अगर आपका स्टैटिक पोर्शन स्ट्रांग है, दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं हिला सकती, फिर भले ही वो कोई सा भी टॉपिक किसी भी दूसरे शब्दों में आपके सामने प्रेजेंट कर दे। इसका एक एक शब्द आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, बस उसे समझने की जरूरत है कि हमने वहां पे ये चीज पढ़ी थी, यहां पे ये दिया है, इसको इस तरीके से कनेक्ट करो और आगे बढ़ो। हर चीज आपको नहीं पढ़नी होती है न्यूज़पेपर में रोज उठ के, अगर आपने सही तरीके से तैयारी करी है तो आज का होमवर्क समझ गए होंगे सब, कंज्यूमरिज्म के टॉपिक को सबको पढ़ना है, ठीक है। आखिरी चीज, जो ये नोबेल प्राइज मिला है ना, वैसे मैंने आपको कल भी एक होमवर्क दिया है, जिन नोबेल प्राइजेस को पहले वाले आपको एमआरएन उनके बारे में जाके पढ़ना है। इस वाले पर्टिकुलर नोबेल प्राइज को मैं टाइम लेके पढ़ाऊंगा, ठीक है। इसके बारे में और भी कुछ चीजें मुझे ऐड ऑन करनी है, बट फॉर अ टाइम बिंग आई एम लिविंग इट टू यू। मैंने तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें मार्कआउट करी हैं, बहुत सारी चीजें निकाल भी ली हैं, बट आई विल टेक टाइम। So that's it from my side for today's question answer session. We'll meet you soon. Till then, keep shining. Have a good day.